नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक मुद्दा जो कि पूरे भारत में आग की तरह फैल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जहां देखिए वहां पर अकबर वर्सेस श्री राम का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। किसने किया ये सारा स्यापा, किसने शुरू किया? यूपीएससी की पढ़ाई में, जबकि ये सब्जेक्ट भी नहीं है, उसको कवर किया गया। और वहां पर बेशर्मी से एक हिंदू लेडी जो कि यूपीएससी की तैयारी करवाती है, उसने ये मुहिम शुरू कर दी है। ये पढ़ाती है वहां पे बच्चों को कि भाई श्री राम से बेटर और बड़ा ओहदा था अकबर द डॉग का। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, ये मुद्दा क्या है, क्या बोला गया और हिंदुओं को करना क्या चाहिए, और मोदी जी क्या कुछ करेंगे इनके ऊपर कि नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे दोबारा से संजीव जी के साथ। संजीव जी, एक तो लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि यार कोई और किसी को बुलाते नहीं है। अब किसी आपके साथ बात करने के बाद इतनी डिटेल में आप डिस्कशंस करते हैं, कोई और इतने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करता नहीं है। मेरा भी नॉन इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने का मन नहीं करता, इसलिए ये आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लगता है और लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन आपका जो लोगों का मैसेज था आप तक पहुंचाना जरूरी था। सबसे पहले जय श्री राम सर। जय श्री राम सुमित जी। सर ये भारत सुमित के जी, अंदर है। सुमित जी, मैं आप इससे पहले कि कोई भी मेरे साथ कोई भी सवाल डालें या कुछ भी कहें, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आपका बड़प्पन है, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मैं एक बहुत ही आम नागरिक हूँ। और अब जो मैं अपने आसपास होते देखता हूँ, जो मेरे दिल में बात आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं करता, एक विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ मिलकर। संजीव जी, इसीलिए मैं लाइक करता हूं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक मैचिंग होती है। वो मुझे एक कंफर्ट मुझे महसूस होता है आपके साथ, तभी आपको इनवाइट भी करते हैं एंड लोग भी पसंद करते हैं सारी बातों को। अब आते हैं मुद्दा। Ram is all powerful, monarch है, but is it correct sentence? No. His power is limited by customs and traditions. Okay? He doesn't show unlimited power. Power is defined or shaped by customs and traditions. Now let's talk about Akbar. Akbar, and you compare with Ram, who is nearer to the institution of, okay, I have not discussed also the powers, but tell me whose power you find is more unlimited or who was less tied with the tradition? Akbar. Because Akbar was trying to establish his own religion, his own morality. What was that? Deen-e-Ilahi. So maybe when you will study the powers of philosopher king of Plato, he may come closer to the model of Akbar. Means one who himself is defining the morality, and not Ram, because Ram is not defining the morality. Ram is exercising morality. Fine. So there has been a difference in the institution of monarchy in India and at other places. So in India, monarchy was absolute ever? Monarchy was absolute? No. Monarchy was not absolute. Rather, king was also under dharma. King was not telling dharma. King was upholder of dharma. King was maintaining dharma. ठीक है? तो किंग क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? क्षत्रिय, and dharma is told by Brahmins, and king is under the Brahmin. तो किंग मोरालिटी डिफाइन नहीं करता है इंडिया में, किंग अपहोल्ड करता है मोरालिटी। थोड़ा इंडियन थॉट में वी विल अंडरस्टैंड। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है या अकबर का ट्रेडिशन है दीन-ए-इलाही,
So he himself is setting the morality and upholding the morality. Plus in Western institutions, you will see the Western kings. Even if we talk about the British king before Glorious Revolution, his powers were absolute. Means whatever king will tell will be the law. But in Indian context, whatever king will tell was not law. King is not a source of law. King is just holder of law. Suppose a question comes, compare the Western tradition of kingship with Indian tradition of kingship. Is it clear? Fine. So is king king is defining the law or dharma in India? No. Okay. So was king absolute? King was under dharma. ठीक है. और ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में किंग विल डिफाइन मोरालिटी, किंग इज नॉट अंडर धर्मा. फाइन. एंड अकबर का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. देयर कैन बी क्वेश्चंस लाइक दैट which you should reflect your understanding. So king is under the law. So limited monarchy rather than king defining the law, which is actually the Western tradition. ठीक है. किंग डिफाइनिंग द लॉ समझ में आता है. ठीक है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द पावर्स ऑफ द फिलोसोफर किंग गिवन बाय प्लेटो. ओके. So now let us see. Yes. Knowledgeable and sacrifice. No, that is wrong. You don't understand what is education. Akbar was not literate, but he was educated. Literacy and education is not same. There are many people in India. Literacy में हम लोग काफी आगे, लेकिन एजुकेशन में बहुत पीछे हैं. ठीक है. तो अकबर is the very good example of a philosopher king if existing in practice. Okay. तो आज से लिटरेसी को एजुकेशन ना मानिए कम से कम. ठीक है. अगर ये समझ आ जाए, एजुकेशन मीन्स विजडम. You know what is right and wrong, and if you are wise and if you create happiness, you are educated. सर, राम जी का कंपैरिजन उस अकबर डॉग के साथ क्या बनता भी है, जिसके ऊपर डिस्कशन भारत में इतनी हो रही है, और जो ये हरकत करी गई वो भी भारत में. हम आगाज करते हैं, हमेशा शुरुआत करते हैं जय श्री राम से. वो तो करते हैं अल्लाह अकबर और उसके बाद बम फोड़ देते हैं. हम करते हैं जय श्री राम से हाथ जोड़कर, और ये मोहब्बत का, एक प्यार का एक मैसेज भी है. और ये कंपैरिजन यूपीएससी की पढ़ाई में कराया जा रहा है. ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है सर? ये किस प्रकार की कोचिंग है, मेरी समझ से बाहर है. कंपैरिजन तो बनता भी नहीं है और कंपैरिजन करा भी नहीं जाना चाहिए था. ये तो मतलब एक सोची समझी रणनीति लग रही है, जिसमें ये इस तरीके से इस चीज को उजागर करना की कोशिश करी जा रही है कि शायद वो जो रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन से बढ़ चढ़ के है, उसमें हिंदू रिलीजन से ज्यादा अच्छाइयां हैं, इस वजह से शायद उसको इस तरीके से सामने प्रोजेक्ट करा गया है. तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है. और मैं चाहता हूं कि जितने भी जो भी सरकार के अंदर इस चीज को देख रहे हैं, वो इस पे कोई ना कोई इस पे एक्शन लेंगे, और जल्द से जल्द इस टाइप की जो भी पढ़ाई करवाई जा रही है, मतलब सोटू से यूपीएससी के नाम पर, उसे इमीडिएटली बंद करवाना चाहिए. और ये क्या हरकत हुई है, मैं थोड़ा सा, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स में इसको बताने की कोशिश करूंगा. ये लगभग यूपीएससी की कोचिंग हुई है, ये पुणे के अंदर महाराष्ट्र में, जहाँ पे यूपीएससी की कोच है मिस शुभ्रा रंजन, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावर्स को और अकबर बादशाह के साथ कंपेयर करने की कोशिश करी, और ये बताने की कोशिश करी कि शायद अकबर बादशाह पुरुषोत्तम राम से, भगवान पुरुषोत्तम राम से शायद ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा पावरफुल थे. और उन्होंने पूरे इंडियन ट्रेडिशन की तार-तार कर दी है, हिंदू धर्म की तार-तार कर दी है इसके अंदर. और उन्होंने अकबर बादशाह को मतलब
ये दिखाने की कोशिश करी है कि उसने अपना ही खुद का ही एक रिलीजन, एक खुद की ही सभ्यता बनाने की कोशिश करी, जो कि एक जो ग्रीक रूलर थे प्लेटो, उसके उसके तरह ही उन्होंने काम करने की कोशिश करी थी। और उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को, धर्म को अपहोल्ड करा, और उसके ना पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपने राज्य के अंदर एक खुशी का माहौल पैदा करा, और सबके साथ उनको सबका मतलब उनके सबका मतलब विश्वास जीतने में वो कायम रहे। शायद जो कि राम राज्य में ये काम शायद वो कामयाब नहीं हो पाया था। तो वो उसी को बता रहे थे कि राम राज्य इसके सामने फेल था, और ये राज्य जो था अकबर का, वो राम राज्य से भी बेहतर राज्य था। तो इस तरीके से कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करी गई है स्पीच जी। सर देखिए, जो प्लेटो के साथ उन्होंने बोला है कि प्लेटो जो है वो एक बेसिकली वो तो फिलोसफर थे प्लेटो, और उन्होंने एक मोरालिटी का एक पार्ट पढ़ाया था सबको। क्या अकबर ने मोरालिटी का कोई काम किया है? अकबर हो, बीरबल हो, बीरबल कह दिया, अकबर हो और बाकी हुमायूं हो, बाकी जितने भी ये जानवर आए थे, ये सारे के सारे एक ही काम करते थे। इन्होंने तो हिंदुओं का कत्ल किया है, कन्वर्जन का काम पूरा किया है, और इन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। मोरालिटी तो प्लेटो में थी, अकबर में और इनके जो बाकी के जिहादी बाहर से आए थे जो गधों पे बैठकर, इनके अंदर कौन सी मोरालिटी थी? गलियों में ये हिंदुओं के कत्ल करके उनके सर काट कर वो चौराहे पे लगाते थे हिंदुओं को दिखाने के लिए, मंदिर तोड़ते थे, और ये मोरालिटी का पार्ट पढ़ा रहे हैं। रामचंद्र जी ने अपने टाइम पर ऐसे कौन से काम करे थे जिनके लिए इन्होंने बोल दिया कि अकबर का जो टाइम था वो रामचंद्र जी के बेटर था? सुमित जी देखिए, जितने भी मुगल बादशाह थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे, वहीं से इंडिया में आए थे। और जो शुरुआत के जो बादशाह थे वो सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए थे, जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी थे, जो भी वो 2-3 रूलर के शुरू में जो आए थे, वो बेसिकली लूटपाट करके यहाँ से खजाना लूट के अपने अपने मुल्क को वापस लौट गए। मगर उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा देश है जहाँ पे हरा भरा देश है, यहाँ पे पैसे की कमी नहीं, यहाँ पे सोने जेवरात की कमी नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि खेती बाड़ी होती है, यहाँ पे अनाज बहुत है, यहाँ पे खुशहाली बहुत है, चारों तरह के मौसम है, और खूब हरा भरा प्रदेश है, तो यहाँ पे तो जाना बनता है। तो वो लोग उसके बाद जो जितने भी ये मुगल बादशाह यहाँ आए, वो इंडिया के अंदर बेसिकली जो उस वक्त जो अखंड भारत था या महाभारत था, इंडिया जो था, जो भी जिस भी नाम से बुलाए, उसके अंदर वहां पे जो आते थे तो वो सिंधु नदी को जैसे ही पार करते थे, उनको एक अलग ही माहौल पाने को मिलता था। यहाँ पे हरा भरा प्रदेश देखने को मिलता था, हरा भरा देश देखने को मिलता था, जहाँ पे लोग पहले से ही खुशहाल थे। उनको इनकी वजह से खुशहाली थोड़ी मिली। हम लोगों के अपने ही पहले हिंदू ट्रेडिशंस थे, अपने 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 तरीके से जिंदगी हम जीते थे, बड़े खुशहाल तरीके से जीते थे। हमारे अपने फेस्टिवल्स थे, अपने अपने ही गुरु थे जिनको फॉलो करते थे, अपने ही भगवान देवता थे जिनको फॉलो करते थे, अपने ही कई सारे त्योहार थे जिनको फॉलो करते थे, अपने खाना पीना, अपने ही कस्टम, सब कुछ था। ये तो इन्होंने तो आके हमारे हट्टे के सिस्टम के ऊपर लगाम लगाई, उसको घेरा, उसको कब्जाया, उसको लूटा, उसको बंदर तोड़े, वहां मस्जिद बनाए, और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करने की कोशिश करी और अपने ही धर्म को स्थापित करने की कोशिश करी। तो वहां पे उनका राज्य राम राज्य से बड़ा कैसे हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये तो एक सोची, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये तो सोची समझी रणनीति है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम बादशाह को हिंदू राजा से, या हो सकता है जो जिसको हम सबसे बड़ा आज की डेट में राजा मानते हैं, पुरुषोत्तम राम जी को, उनसे भी बड़ा दिखाया जाए, ताकि लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो कि नहीं जी, ये जो बात कह रही है ये सही कह रही है। और देखिए, यूपीएससी का जो भी कोच होता है, उसके अंदर एक पढ़ाने की शैली होती है, एक तरीका होता है पढ़ाने का, बहुत कन्विंसिंग तरीके से इस चीज को लोगों के सामने रखती है और प्रूव करने की कोशिश करती है कि जो वो बात कह रही है वो सही कह रही है। तो उसके अंदर वो जरूरी नहीं कि डिस्कशन कराओ या उसके अंदर उसको डॉक्यूमेंट कराओ। अगर डॉक्यूमेंट करके इतना ही दम है, उसको डॉक्यूमेंट करके उसको अपना यूजीसी को भेजे ना, उस व्हाइट पेपर को, कि ये जो बात है मैंने प्रूव करी है, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और इसको इंडिया के एजुकेशन लेवल पे लागू भी करना चाहिए। वो करने में भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ हिट एंड रन केस करना जानते हैं। उस चीज को फॉलो करके उस चीज को सही तरीके से आगे ले आना ये कभी नहीं जानते हैं ये लोग। सर अगर यही चीज कहीं अगर मोहम्मद जो था इनका, वही 1400 साल पहले गधों पे बैठकर गधे क्रिएट करने वाला, अगर उसका कंपैरिजन शायद अकबर के साथ या किसी और के साथ किया होता, अब तक सर उसका तन से जुदा हो गया होता। यहां पर इतनी बड़ी बात पुरुषोत्तम राम जी के लिए बोल दी गई कि अकबर उनसे भी बड़ा था
और सर यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, ना हिंदुओं की तरफ से, ना आरएसएस, ना बजरंग दल, किसी ने कोई हरकत नहीं करी सर। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई सर से तन जुदा करने की धमकी नहीं। क्या यहाँ पर ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे? सुमित जी देखिए, इस पे हिंदू कौम की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से रिस्पांस तो आना चाहिए था, बट अफसोस की बात है कि किसी भी तरीके का इस पे कोई भी रिस्पांस नहीं आया। लोगों ने रिएक्ट तक नहीं करा, मतलब कि मतलब उसके बारे में कुछ बोले भी नहीं है। कुछ 2-4 जगह पे इसका कहीं पे छोटा मोटा कहीं पे आ गया तो आ गया, बट मेरे को नहीं लगता है। बट हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह लोगों ने इस पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। शायद एक आधा न्यूज चैनल पे थोड़ा बहुत आया है, बट जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए था इसके बारे में नहीं बोला गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर यही हमने मुस्लिम समुदाय के बारे में कुछ बोला होता, उसको अपने अपने रिलीजन से कंपेयर करा होता और बताया होता कि हमारा रिलीजन मुस्लिम रिलीजन से बेटर है, या उनका ही जो कोई भी मुस्लिम बादशाह है वो मोहम्मद से ज्यादा बेटर है, तो ये आज आग लगी होती है। और इस देश में पता नहीं कितना कुछ बोला जा रहा होता, कितना हम लोगों के अंगेंस्ट या उनके अंगेंस्ट बोला जा रहा होता, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। मगर सुमित जी देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी एक टीचर है, जो एक गुरु है, वो कम से कम उन लोगों को इस टाइप की शपथ दिलवानी जरूरी होनी चाहिए कि भैया आप अगर लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो इस और हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करो। यूपीसी की जो कोचिंग पे जो बच्चे आते हैं, वो बेवकूफ बच्चे तो है नहीं, वो एस्पिरेंट्स है। कल को वही लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आईआरएस ऑफिसर्स बनेंगे। उनके दिमाग में आप पहले से क्या बीज बोलना चाह रहे हो? ठीक है ना? ये जो फिलॉसफी अपनी अपनी खुद की जो फिलॉसफी है, वो किसी पे क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हो? इन टीचर्स को ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है। जैसे आप, अब मैं एग्जांपल देता हूं। अगर जापान के अंदर किसी भी टीचर को अगर बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, या अगर वो सपोज कीजिए जापान में मैं अगर टीचर बन के जाना चाहता हूं, तो वहां के लोकल टीचर को और मुझे भी जापान के कंप्लीट कल्चरल ट्रेडिशंस और रिलीजन के बारे में पूरी जानकारी होगी, तो मुझे एंटर करने दिया जाएगा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज नहीं एंटर करने दिया जाएगा। उसमें बेकायदा रिटर्न एग्जाम होता है, और वो हम उनको प्रूव करना पड़ता है कि वो देशभक्ति की उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और उनके कल्चरल और सिस्टम्स को अच्छी तरह समझते हैं। यही कुछ ऐसा ही इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, जहां पे टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि आप इंडिया के जो एक्चुअल कल्चर है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपनी तरफ से आप एक मजाक के तौर पे तो कुछ भी डिस्कस कर लो, मगर सीरियस लेवल पे आप इस टाइप की चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। और ये मजाक का मुद्दा नहीं था, ये बहुत सीरियस लेवल पे उन्होंने कोचिंग देने की कोशिश करी थी, जिसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सर इसका मतलब है कि जो लिब्रांडो हैं, उनका जो पकड़ है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो हमने देख लिया कितनी ज्यादा तगड़ी है। बचपन से हमें भी किताबों के अंदर सिर्फ मुगल कितने ग्रेट थे वही पढ़ाया गया। कभी भी ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कैसे जानवरों की हरकतें करी हैं, हिंदुओं को कैसे कत्ल करे हैं, मंदिरों को कैसे तोड़ा है, कहीं भी लिखा नहीं गया है। और ये यहाँ पर ये वही भारत है जहां पर हिंदुओं के साथ ये कुछ हुआ, करोड़ों लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं जाता बचपन से। हमें अभी भी यही दिखाया जाता है कि जैसे मूवीज हैं तो अब्दुल चाचा बहुत अच्छे होंगे, पंडित जी जो होंगे वो लालची होंगे, अमीर आदमी होगा, सेठ होगा, वो भी गंदा इंसान होगा। हमें मूवीज में, किताबों में हमेशा ही अब्दुल चाचा जो कि चाकू मारकर लड़कियों के 28 बार चाकू 38 बार चाकू मारता है, उन्हें बेदर्दी से मार देता है, वो नहीं पढ़ाया जाता, ना ही दिखाया जाता है, ना मीडिया के अंदर आता है, ना किताबों में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है कि अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट है, औरंगजेब द ग्रेट बताए जाते हैं। उनके नाम के ऊपर स्ट्रीट्स होती हैं, शहरों के नाम भी भारत में दिए जाते हैं, और हिंदू प्रोटेस्ट भी नहीं करता। सर इसीलिए सारे काम हो रहे हैं भारत के अंदर। आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशनल एक एक जिसको इंटेग्रिटी होती है, उसको दोबारा से हमें कायम करना चाहिए भारत के अंदर? कोई ना कोई मूव तो मोदी जी को यार तीसरी टर्म दे दी है, पहले 2 टर्म्स में एक भी काम नहीं किया उन्होंने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, और अब तीसरी बार में भी बोल रहे थे कि मैं पहले 100 दिनों में बड़े बड़े काम करूंगा। सर बड़े काम तो ये हो रहे हैं कि आज भारत के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट होते हुए, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके होते हुए अकबर द डॉग और श्री राम का कंपैरिजन हो रहा है। सुमित जी देखिए, हिस्टोरिकल कंपैरिजन शुड बी अवॉइडेड। हिस्टोरिकल कंपैरिजन मतलब इस टाइप के दो लोगों के बीच में अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली महापुरुष जो पुरुषोत्तम श्री राम और अकबर जो कि एक मुगल बादशाह थे, उसके बीच में तो
सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। दोनों अलग अलग युग के अंदर पैदा हुए, दोनों अलग अलग युग में उन्होंने अपनी अपनी जो काम करने का उनको मौका मिला या लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। पुरुषोत्तम राम के बारे में देखिए, अगर अगर आप इंडिया के हिस्टोरिकल हिस्ट्री बुक्स में भी देख लीजिए, हम भी जब स्कूल में होते थे तो हमें बड़ी हैरानी होती थी। हमें हमें लगभग जैसे मुगल पीरियड से पहले की जो हिस्ट्री है, मतलब एक तो हम हमारे पास ब्रिटिश पीरियड के बारे में काफी सारे चैप्टर्स होते थे, मुगल पीरियड के बारे में कई सारे बादशाहों के बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, उन्होंने क्या क्या काम करा, क्या अच्छा करा, ये करा, बड़ा चढ़ा के उसमें हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ाया जाता है। सेम चीज ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर मॉडर्न इंडिया में आपका महात्मा गांधी, नेहरू, गांधी परिवार, ये इन सब के बारे में बढ़ चढ़ के पढ़ाया जाता रहा है। और मगर जो मुगल पीरियड से पहले जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री थी है, वो उसके बारे में बहुत कम होता है। मतलब उसमें मुश्किल से आधा चैप्टर एक पैराग्राफ के अंदर खत्म कर दिया जाता है, चाहे महाराणा प्रताप का और झांसी की रानी के बारे में। उससे पहले भी जो हमारे मैथमेटिक्स टीचर्स रहे हैं, आर्यभट्ट रहे हैं, साइंस के जो गुरु रहे हैं, आयुर्वेदा के जो गुरु रहे हैं, आपके शस्त्र अस्त्र के जो गुरु रहे हैं, उसके बारे में जो हमारी मैथोलॉजीज हैं, उससे उससे पहले भी जो अशोका महाराज रहे हैं, चाणक्य रहे हैं, मतलब इनके ऊपर भर भर के किताबें जितनी लिख लो उतनी कम है। इतने इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, इतनी सारी बढ़ चढ़ के हमारी गाथाएं हैं, इतनी बड़ी, इतनी सारी, इतना कुछ कल्चर के बारे में बताने के लिए हमारे पास है। मगर उसके बारे में अगर अगर 4 किताबें भी हिस्ट्री में लिख दी जाए तो शायद कम रहेंगी। मगर आप समझिए कि हिस्ट्री के बुक के अंदर 75% जो एरिया है वो तो सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जिसमें गांधी परिवार और नेहरू परिवार, उनके उनके बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है। जो जो असली फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, जो जिनकी वजह से फ्रीडम मिली है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो या अपने भगत सिंह हो, उनके बारे में बहुत कम उसमें लिखा हुआ है। और उससे उससे ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश रूल के बारे में बढ़ चढ़ के लिखा हुआ है, आपके मुगल रूल के बारे में बढ़ चढ़ के, हर एक बादशाह के बारे में बढ़ चढ़ लिखा हुआ है। मगर उससे पहले का कुछ भी ढंग से नहीं लिखा हुआ। वो शायद पूरी किताब में 10-15% के अंदर ही उसको कवर करने की कोशिश करी है। क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री इतनी छोटी है? अगर वाराणसी जैसे शहर की हिस्ट्री को गिनने जाते हैं, वो बताया जाता है कि शायद सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, आज से 4000-5000 साल पुराना शहर है। तो वो 4000-5000 साल की हिस्ट्री कहाँ गई? सिर्फ पिछले 100 साल की हिस्ट्री तक ही सीमित रह गई या 200 साल की हिस्ट्री तक ही सीमित रह गई? उससे पहले का क्या हुआ, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दी जा रही है? मगर नहीं, उसके पहले लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। इंडिया को अगर उसका असली रूप दिखा दिया गया तो लोग जाग जाएंगे, तो इनका क्या हालत होगी? इनकी दुकानदारी वहां चलनी बंद हो जाएगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि दैट मीन्स कि जो भारत के अंदर जो एजुकेशन है, इसका कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि यही करिकुलम है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। सर आप सोच सकते हैं जर्मनी के अंदर हिटलर को बेटर एक रूलर बताया जाए बाकी सारे रूलर से, पॉसिबल है क्या? किसी भी कंट्री में ऐसा होता है कि भाई वहां का जो सबसे गंदा लीडर हो, यानी कि मुगल हमारे देश के सबसे गंदे लीडर हैं और हमें द ग्रेट करके पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाडू जी थे, उन्होंने पहले जो 3 या 4 जो भी एजुकेशन मंत्री थे, वो हमेशा ही मुसलमानों को बनाया। कोई खुद भी मुसलमान थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर मुसलमानों को ग्रेट दिखाया जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं को नहीं आने दिया। आने दिया तो इनको, और इन्होंने वहां पर अपनी ही बड़ाइयां करी हैं। इवन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी इन्होंने अपने ही नाम डाले हैं, हमारे सबके नाम डिलीट कर दिए। तो ये सारा कुछ तो हमने देख लिया। दैट मीन जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका कोई तो एक नाप तोल होना चाहिए कि भाई यही पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ऐसे ही कंपैरिजन करना है तो मुझे लगता है कि हमारी किताबों में मोहम्मद का और ओसामा बिन लादेन का भी एक कंपैरिजन करना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। दोनों पॉर्न देखते हुए मारे गए, और या मार दिए गए या मर गए, जो भी था। तो सर ये सारी चीजें भी पढ़ानी चाहिए फिर, कि ये तो सारे ठरकी बुड्ढे थे और इन्होंने कोई भी काम सही का नहीं किया। तो अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो ये हमें तो बोल देंगे कि भाई सर तन से जुदा। लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं, उनके लिए उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और हिंदू बोलता भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर नहीं कोई एक्शन लेना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी, और जो ये हरकत हुई है इसके ऊपर भी? सुमित जी, ये जो हरकत हुई है, इसमें जो सबसे शर्मनाक बात ये है कि हिंदू समुदाय से बिलोंग करती है लेडी ने ये हरकत करी है। ठीक है ना? अगर किसी मुस्लिम समुदाय से किसी ने करी होती तो मैं एक बार समझ लेता कि क्योंकि वो हमसे वो नफरत करते हैं, हमें हेट करते हैं, शायद उन्होंने इस वजह से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है। मगर अपने हिंदू समुदाय से लेडी जो यूपीएससी की तैयारी करवा रही है, क्या उसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पता नहीं है?
क्या उसने पब्लिसिटी के लिए ऐसा करा, क्या अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ऐसा करा, या उसके अपनी अपनी रेडिकलाइज सोच है उस वजह से ऐसा करा, या उसकी सोच इतनी इस हद तक रेडिकलाइज हो गई है कि वो अब अपना धर्म की शायद परिवर्तन की भी शायद बात सोच रही होगी अंदर ही अंदर, या नहीं पर परिवर्तन कर पा रही होगी तो अंदर से दूसरे धर्म को मान रही होगी वो। तो इस टाइप की चीजों को सामने लाने का मतलब क्या है, क्यों क्यों करा गया ऐसा, इसके पीछे पूरी छानबीन होनी चाहिए और इसके गहराई तक जाना चाहिए कि इस तरह की पढ़ाई आपके यहाँ से हो रही है, आपने इस तरह की पढ़ाई क्यों करवाई है। अच्छा, मैं बच्चों को यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि उन्होंने मोटी फीस दे रखी होती है कोचिंग लेने के लिए, वो उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो कई लोग बहुत इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ी मुश्किल से उस तरह की फीस को अफोर्ड करते हैं, तो अगर उन्होंने अपना बहुत कुछ बेच के या अपना बहुत कुछ गिरवी रख के लोन लेके या उन्होंने फीस वहां की भरी है कि इसी वजह से कि ढंग की कोचिंग मिल जाए और जाके वो एग्जाम्स को क्रैक कर सके, तो वो कभी भी इसके अगेंस्ट जाके नहीं बोलेंगे। बोलना तो आपको मेरे जैसे इंसान को ही पड़ेगा जो जिसने इस चीज को देखा है और बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने देखा है, वो इस चीज के बारे में बढ़ चढ़ के जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये हरकतें रुकेंगी नहीं। आवाज नहीं उठाई जाएगी तो कौन रुकेगा, जब तक आवाज नहीं सबका फर्ज है आवाज उठाना ऐसी ऐसी हरकतों पर। बिल्कुल सही है सर। तो इसलिए जब जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा है, मैंने बोला इनको तो एक्सपोज करना जरूरी है, और ये मैसेज आज एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करने वाले हैं हम लोग कि भाई ये हो रहा है भारत में, और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं। और भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां पे धज्जियां को उड़ाते हैं आप इस लेडी की कि और किसी और ने अगर ऐसा किया हम टांग देंगे। और भाई जब उनको दूसरों को हक है सर तन से जुदा कर नारे लगाने के, आपको कौन रोकता है? मोदी जी वो तो कर भी देंगे, आप बोल भी नहीं सकते, वो भी भारत के अंदर। ये तो हालत है हमारी गवर्नमेंट की और हमारे हिंदू समाज की। लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं है। आज के बाद हम भी इनके जो खलीफे हैं उनका कंपैरिजन गधों के साथ और बाकी कौन सा जानवर होता है जिसको ये पूछते हैं उनके साथ करना शुरू करेंगे। फिर देखते हैं कहां तक लड़ाई चलती है। अगर उनको हाँ इनको अलाउड है तो हमें भी अलाउड होना चाहिए, और हम करके दिखाएंगे। चलिए सर, कोई बात नहीं, ये लड़ाई अब इन्होंने शुरू करी है, अंत हम ही करेंगे। और अंत करने के लिए इन्हें चाइना में आना पड़ेगा, और यहाँ पर इनका क्या हाल किया जाएगा वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं। हमने हर वीडियो में बड़े ही प्यार से समझाया है कि इनकी फैक्ट्रियों के साथ क्या होता है, मस्जिदों के साथ और इनके साथ भी कैसे होता है। दुनिया भर में किडनियों के रेट ऐसे ही कम नहीं हुए हैं, एक मांगता है आदमी, दो दो दे दी जाती है उनको। तो यही काम भारत में जब तक मोदी जी नहीं करेंगे तब तक ये सारी हरकतें जो हमारे धर्म के साथ, हमारी कल्चर के साथ, हमारी आस्था के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये तब तक बंद नहीं होगा। अब पता नहीं मोदी जी कब जागेंगे, कब काम करना शुरू करेंगे, वक्त बताएगा। थैंक यू सर, इनकी धज्जियां उड़ानी जरूरी थी और आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप जो हिंदू आज देख रहे हैं थोड़ा सा गुस्सा आपको आया होगा और कुछ तो आप करोगे इसके खिलाफ। बेशक आप अपने ट्विटर पे ही बेशक ट्विटर करते रहते हैं, बेशक ट्विटर के ऊपर ही आप क्यों ना इसको टैग कीजिए और इसको गाली निकालिए लंबी लंबी। ये इसी लायक हैं ये लोग लिब्राडो जो ये हरकतें करते हैं। और ये शुभ्रा रंजन, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है हमने, इसको और दोबारा से जलील करेंगे जिस तरह से इसने हमारे धर्म को जलील करने की कोशिश करी है। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.